बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां एक मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात भारी हंगामा हो गया। जयपुर के चौमू इलाके में मस्जिद के बाहर पत्थर की वजह से ट्रैफिक जाम लगता था। पत्थर हटाने को लेकर मस्जिद से जुड़े लोगों और प्रशासन में सहमति भी बन गई, लेकिन देर रात कुछ लोगों ने वहां बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव है और ऐसे में एहतियातन चौमू इलाके में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। तो मस्जिद के बाहर बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ है। वहां से पत्थर हटाने को लेकर पुलिस जब वहां पहुंची तो लोगों ने उन पर हमला किया, पथराव किया और इसके बाद पुलिस की ओर से भी बल प्रयोग किया गया और पत्थर की वजह से जो ट्रैफिक जाम लग रहा था वो हटाने की कोशिश की गई। इस पर हंगामा भड़का है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उत्पाती भीड़ को खदेड़ दिया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। 3 तस्वीरों के जरिए जयपुर में हुई पथराव की घटना को आप समझिए। जयपुर में जो बवाल हुआ है वो चौमू इलाके में हुआ है, जहां मस्जिद के बाहर बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा था और पहले जो पुलिस के साथ सहमति बनी थी उसका उल्लंघन करते हुए ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी। इस पर पुलिस जब वहां मना करने के लिए पहुंची तो सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस पर हमला किया। इसके बाद पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। इस खबर पर हमारे सहयोगी मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, फिलहाल क्या स्थिति है वहां, हालात काबू में है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 4 बजे के करीब जो हंगामा हुआ, जो बवाल हुआ, उसके बाद जो है काफ़ी देर तक अफरा तफरी के हालात रहे। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है जब बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उसके बाद से हालात काबू में है। फिलहाल वहां पर शांति है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो चौमू इलाके का बाजार है वहाँ पर बाजार 11 बजे खुलता है, लेकिन पूरे कस्बे में अघोषित कर्फ्यू सी स्थिति है। लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें भी अभी तक नहीं खुली हुई हैं। लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। दोपहर के वक्त एक बैठक भी रखी गई है और उस बैठक में लोगों को समझा बुझाकर हालात को सामान्य बनाने की तरफ एक बड़ी पहल भी की जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि हमने अतिक्रमण नहीं किया था, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और जो दबाव बनाया गया वो किसी खास संगठन के कहने पर बनाया गया, इस वजह से हमने इसका विरोध किया था। बहरहाल पुलिस का यह कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हुए हैं उसके जरिए उपद्रवियों की, पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जाएगी। पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। बहरहाल जो अधिकारी मौके पर हैं उनकी पहली कोशिश यह है कि हालात को पूरी तरह से सामान्य किया जाए, लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका दिया जाए, बाजार खुलवाने की भी कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस के साथ सहमति बन चुकी थी तो फिर आखिरकार ये पथराव जैसे हालात क्यों बने और देर रात को इस तरह अचानक से बाउंड्री वॉल का निर्माण क्यों किया जा रहा था? अगर सब कुछ ठीक था, कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था, तो फिर रात में चोरी छिपे इस तरह बाउंड्री वॉल बनाने का काम क्यों किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। फिलहाल अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने चौमू इलाके में उपद्रव किया है। इस पथराव में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, लिहाजा सीसीटीवी फुटेज की मदद से और तमाम जो सबूत होते हैं इकट्ठा किए जा रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और जयपुर में जो हिंसा हुई है इसके बाद हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोइन, यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार अगर मस्जिद के बाहर जो बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी कोई अतिक्रमण नहीं था, तो फिर चोरी छिपे रात में क्यों अतिक्रमण, ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी? दिन में आराम से बनाया जा सकता था, इतनी हिंसा की जरूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों पक्षों में, जब प्रशासन के साथ मस्जिद कमेटी के लोगों की बैठक हुई थी, उसमें सहमति बनी थी कि सड़क की तरफ जो हिस्सा आ रहा है, जो बाउंड्री वाल आ रही है, जो पत्थर लगे हुए हैं, उन्हें मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही हटा देंगे। पहले रात में करीब 11 बजे के करीब काम शुरू हुआ, तब पुलिस के लोगों को भी या आसपास के लोगों को यही लगा कि ये शायद पत्थर हटाए जाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उन पत्थरों को हटाए जाने के बाद वहाँ रेलिंग लगाई जाने लगी और एक बाउंड्री वाल का निर्माण किए जाने लगा। तब वहां मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तब उसका विरोध किया गया, पथराव किया गया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। बिल्कुल,
तो यहां पर जिन उपद्रवियों ने हालात को बिगाड़े हैं अब उनकी तलाश की जा रही है। जयपुर के चौमू इलाके में यह पूरी हिंसा हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां हिंसा हुई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए वहां अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। मस्जिद के बाहर जो पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ है, बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी रात को, और इस समय जब पुलिस पहुंचती है वहां पर मना किया जाता है। पूर्व सहमति जो बनी थी उसका उल्लंघन करते हुए यह बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद भड़का है। चौमू में हिंसा हुई है। बात करते हैं कनाडा की, जहां पर एक भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या कर दी गई है। टोरंटो यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था शिवांक, जिसकी हत्या कर दी गई है। इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए हैं। कनाडा में भारतवंशियों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं और ऐसी एक घटना टोरंटो यूनिवर्सिटी में हुई है, जहां पीएचडी के छात्र को गोली मार दी गई है, हत्या कर दी गई है भारतीय छात्र की। शिवांक अवस्थी नाम था छात्र का, पीएचडी करने के लिए कनाडा गया था। बड़ी संख्या में भारत के छात्र कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी वारदात हुई है जहां एक भारतीय छात्र को निशाना बनाया गया है। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर कलेश बढ़ चुका है। बीजेपी ने सख्त संदेश दिया है और चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसी घटना होती है, इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। विधायक पीएन पाठक के घर, जिसमें 40 विधायक जुटे, इस जुटान का नाम सहभोज रखा गया, लेकिन जाति के नाम पर इस मीटिंग को लेकर हंगामा मच गया है। बड़ी खबर है कि बीजेपी ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जाति के नाम पर मीटिंग करने वाले विधायकों को कड़ी चेतावनी दी है। पंकज चौधरी ने कहा कि विधायक नकारात्मक राजनीति के शिकार न बने। इस तरह की बैठक बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी को विश्वास नहीं है। इस तरह की बैठक करने से समाज में गलत संदेश जाता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण बैठक पर सख्त हिदायत दी है। नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने पार्टी के नेता। ये बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी को विश्वास नहीं है। ऐसा करने से समाज में गलत संदेश जाता है। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, जो मैसेज दिया गया है वो क्या मैसेज दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, और सवाल यह है कि क्या सिर्फ ब्राह्मण विधायकों को दिया गया है या ठाकुर विधायकों को भी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बैठक की थी? देखिए, बिल्कुल ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया था और सियासी पारा बढ़ने के बीच में विपक्ष ने भी इस पर राजनीति शुरू कर दी थी। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो लोग उधर नाराज़ हैं वो इधर आ जाएं, हम सबको सम्मान दिलाएंगे और हमारी सरकार आएगी तब सबको सम्मान मिलेगा। इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई थी और इसके बाद पंकज चौधरी की तरफ से ये बयान जो है आना अपने आप में तमाम अलग अलग उहापोह की स्थिति भी पैदा कर रहा है। हालांकि ये सवाल, एक तरीके जो बयान है वो सीधा है कि इस तरीके की कोई भी जातिगत राजनीति ना हो और इस तरीके की राजनीति करने से नकारात्मक स्थिति जो है वो पैदा होती है। पर आपको बता दूं कि इस पर खुले तौर पर तो कोई ब्राह्मण विधायक अभी बात करने को तैयार नहीं है, पर जितने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही है वो लोग इस जो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो कागजात जारी हुए हैं इसको लेकर के बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब कुटुंब की बैठक हुई तब इस तरीके के कोई कागजात जारी नहीं किए गए, कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए और उसके बाद जब दूसरे समुदाय ने या ये कहा जाए कि जब ब्राह्मण समाज ने बैठक करी तो इस तरीके के कागजात जारी किए गए। हालांकि सीधे तौर पर तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है, पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं वो निकल के सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि जब ये बैठक हुई उसके बाद जो संगठन महामंत्री हैं उनकी तरफ से 2 लोगों से बातचीत की गई, जिसमें जो इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक रहे पीएन पाठक, उनसे पूरी चीजों का स्पष्टीकरण लिया गया। उन्होंने सारी बात जो है वो संगठन महामंत्री को बताई और इसके बाद जो है रमेश मिश्रा जो कि जौनपुर से आते हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी सारा स्पष्टीकरण जो है दे दिया था। लोगों का ये कहना है कि अगर इस बात से कोई नाराजगी थी तो 1-to-1 जब बातचीत हो रही थी उस दौरान जो भी चीजें थी वो स्पष्ट कही जा सकती थी, पर खुले तौर पर इस तरीके की बातें कहना और इस तरीके सार्वजनिक मंच पर आना, ये कहीं ना कहीं समाज को जो लोग एकजुट करने की बात कह रहे थे, विधायकों का ऐसा मानना है कि समाज में गलत संदेश जो वो गया है। हालांकि अब देखना होगा कि मुखर होकर कब कैसे कौन बोलता है, पर फिलहाल तो भाजपा की यही पॉलिटिक्स है और वो सब लोग जो है उसमें अनुशासन की बात जो है वो होती है और बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए।
तो पार्टी अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जाति आधारित राजनीति ना की जाए। बीएमसी के चुनाव में अब हिजाब की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। वारिस पठान का कहना है कि संविधान समानता की बात करता है तो कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी क्यों नहीं मेयर बन सकता। बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले एक और जहां मराठी मानूस की राजनीति हो रही है तो वहीं एआईएमआईएम भी अब इसमें विवाद में कूद पड़ी है और दावा किया है कि संविधान में सबको बराबर का हक है तो हिजाबी महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता। बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। तो एआईएमआईएम जो महाराष्ट्र में लगातार चुनाव में अपनी पकड़ बढ़ा रही है, अब बीएमसी इलेक्शन में भी पूरी ताकत से उतर रही है और ऐसे में विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश, हिजाब को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की है। खान, पठान क्यों नहीं मेयर बन सकता मेयर, सबको बराबरी का हक है, वारिस पठान ने कहा है। एमआईएम की ओर से बीएमसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते चल रही हैं, जहां एक और शिवसेना और एमएनएस एक हो चुके हैं और साथ साथ अब मराठी मानूस के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं एमआईएम की ओर से मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की, लामबंद करने की कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोई हिजाबी महिला भी एक दिन मुंबई की मेयर बन सकती है और कोई शेख, पठान, कुरैशी कोई भी बन सकता है। वैभव परव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। वैभव, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं और एमआईएम भी इसी कवायद में हिजाब को लेकर के आई है। एमआईएम का कितना इफेक्ट आप देखते हैं मुंबई में बीएमसी इलेक्शन में? देखिए, एमआईएम की ताकत तो मुंबई में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया है उस प्रकार से ये तो स्पष्ट होता है कि वोटों का बंटवारा है वो साफ तौर पर होने वाला है और इसका जो फटका है वो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शरद पवार की पार्टी है, इन सबको बैठने वाला है। क्योंकि देखो, अगर कोई जात पात की बात करता है तो ऑब्वियसली है वोट की राजनीति तो होती ही रहती है। अब जिस प्रकार की बात है वारिस पठान ने कही है उसको अब काउंटर है वो भाजपा की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, यूबीटी की तरफ से किया जाएगा। यानी फिर एक बार मुंबई का मेयर कौन होगा इसके आजू बाजू में ये चर्चा है, ये होती रहेगी। और मुंबई है ये महाराष्ट्र बेस है, मराठी मानुस के नाम से पहचानी जाती है, मराठी ब्रांड यहाँ पे चलता है। तो जिस प्रकार से वारिस पठान ने बात की है वो सोच समझकर वोटों के बंटवारे को लेकर ही बात की है और एमआईएम जो सिर्फ गिने चुने मतदार संघ है वहां पे ही अपना करिश्मा कर सकते हैं। जैसे भाईकाला है, नागपाड़ा है, पायदुनी है, गोवंडी, मानकुर है। बिल्कुल, मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि शहर में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़े, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट, एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। शरद और अजित पवार में तालमेल संभव है। पिंपरी चिंचवड़ में साथ लड़ने को लेकर दोनों गुटों में चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि अजित पवार और रोहित पवार में बैठक हुई है। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला ले सकते हैं अजित पवार। तो देखिए, जो महायुति और महाविकास अघाड़ी दो बड़े गठबंधन हैं, बीएमसी इलेक्शन में वो गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अलग अलग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जहां महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना अलग हो चुकी है, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के एक साथ आने की बात हो रही थी। वहीं अजित पवार जो कि महाविकास अघाड़ी नहीं महायुति का हिस्सा है, वो भी अपने गठबंधन से अलग मैदान में उतर सकते हैं और शरद पवार के साथ, अपने चाचा के साथ मिलकर के मुकाबले में उतर सकते हैं। वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, बीएमसी को लेकर के हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव और जो राज्य स्तर पर गठबंधन थे उसके घटक दल अलग अलग लड़ रहे हैं। अजित पवार और शरद पवार अगर साथ आते हैं तो ये कितने असरदार साबित हो सकते हैं?
देखिए महाराष्ट्र में 2019 से की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल गई है। आगे वाले दिनों में क्या होगा ये अब महाराष्ट्र में ये भगवान भी नहीं बता सकते, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे आई हुई है। क्योंकि देखिए पहले 2019 में महाविकास आघाड़ी हुई, फिर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। अभी उसके बाद शरद पवार के साथ छोड़कर अजित पवार भाजपा के साथ जुड़ गए और अभी फिर एक बार अजित पवार शरद पवार के साथ आने की बातचीत चल रही है। देखो आज इस पर ऐलान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर शरद पवार और अजित पवार की गुट एक साथ आते हैं तो जो सेक्युलर मानने वाले वोट्स है वो अजित पवार और शरद पवार को मिल सकते हैं। देखिए भाजपा के लिए बड़ा फटका होगा क्योंकि भाजपा के साथ अजित पवार गठबंधन में है, सरकार में है, अजित पवार डेप्यूटी सीएम है और दूसरी तरफ शरद पवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की भूमिका बहुत अहम रहेगी। भाजपा और अजित पवार की पार्टी आमने सामने होगी, लेकिन महाराष्ट्र में है अभी कुछ भी हो सकता है, ये संभव है और यही दिखाई दे रहा है कि अजित पवार और शरद पवार महाराष्ट्र में मुंबई हो या फिर ठाणे हो। बीएमसी इलेक्शन काफी अहम है वैभव, और सभी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के अपने अपने दांव चलने को तैयार है। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार से आ रही है। पटना में देर रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हलचल देखने को मिली है। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से गाड़ियों में पौधों को ले जाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। खबरें हैं कि सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को ही राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिया था। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया गया है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे राबड़ी आवास से सामान निकालना शुरू हो चुका है। तो राबड़ी देवी के आवास से सामान ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऐसा लग रहा है। हालांकि बंगला जब खाली करने का नोटिस दिया गया था, दूसरे बंगले में शिफ्ट करने को कहा गया था, तो इस पर आरजेडी ने ऐतराज जताया था आधी रात को। लेकिन अब राबड़ी आवास पर हलचल हुई है। तो क्या बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? और इस पर हमारे सहयोगी शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पटना में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए देर रात 3 से 4 छोटी गाड़ियां यहां पहुंची थी। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित जो लालू का गौशाला है वहां शिफ्ट किया गया है। इसके बाद यह दूसरी जगह भेजा जाएगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। साल 2005 से लालू परिवार इसी आवास में रह रहा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य सारा सामान भी धीरे धीरे यहाँ से जो है वो शिफ्ट दूसरी जगह कर दिया जाएगा। फिलहाल लालू तेजस्वी के दिल्ली में होने की सूचना है। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को ये आवास खाली करने का नोटिस दिया था। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। यह बंगला उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया गया है। राबड़ी आवास करीब 2 दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धूरी रहा है। तो देश भर में एक ओर जहां क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में चर्च के पास हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे गूंजते दिखे। क्रिसमस के जश्न के बीच ये तस्वीर काफी चर्चा में है। चर्च के ठीक पास इस्कॉन टेम्पल से जुड़े लोगों ने हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए तो लोग बड़ी संख्या में नाचते गाते और झूमते भी दिखे हैं। इस्कॉन टेम्पल के लोगों ने काफी देर तक कीर्तन किया है। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस्कॉन की कई शाखाएं हैं और इस्कॉन के लोगों ने बड़ी संख्या में हरि कीर्तन किया है लखनऊ में। चर्च के पास हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए हैं झूमते हुए। जो सिग्नेचर स्टाइल होता है इस्कॉन के भक्तों का, हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा हरे राम के भजन करते हुए नाचते हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं। नवी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तलोजा एमआईडीसी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग वहां की मातोश्री एंटरप्राइजेस कंपनी में लगी। आग की खबर लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें देखिए कई मीटर ऊपर तक उठती हुई नजर आ रही हैं और भयानक आग की इन तस्वीरों को देख करके आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई।
तुरंत आग की खबर दमकल विभाग को दी गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। देखिए आग की लपटें किस तरह से धधकती हुई इस फैक्ट्री से दिखाई दे रही हैं। कई किलोमीटर दूर से भी आग की इन लपटों को देखा जा सकता था। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां यहां पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड में एक तरफ जहां लोग सर्दी और ठंड से ठिठुर रहे हैं, वहीं उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में जंगल में आग धधक रही है। ये आग अपर यमुना वन प्रभाग से लेकर टॉन्स वन प्रभाग तक फैली हुई है। आग की वजह से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल वन विभाग और दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग की वजह से आसपास के रहने वाले इलाकों में दहशत पसरी हुई है। उत्तराखंड में जंगल की आग एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आमतौर पर गर्मियों में इस तरह की आग धधकती देखी जा सकती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में लगी ये आग अब यहां के लोगों को डरा रही है। देखिए देर रात जंगल की आग ये धधकती हुई नजर आ रही है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस आग की भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुक नहीं रही है। 8 दिन के अंदर बांग्लादेश में दूसरे हिंदू की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल नाम के शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हालांकि दलील यह भी दी जा रही है कि उसकी हत्या रंगदारी मांगने के आरोप में हुई है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आरोप लगने पर भीड़ को हत्या की इजाजत दे दी जाएगी। यूनुस सरकार में लगातार अराजकता है और निशाने पर हिंदू समाज के लोग हैं। इससे पहले दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक को भी उपद्रवियों ने जिंदा जला दिया था और ब्लास्फेमी का जो आरोप लगाया गया था वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। तो बांग्लादेश में 7 दिन के अंदर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। 25 दिसंबर को अमृत मंडल को राजबाड़ी जिले में मारा गया। भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया अमृत को और उस पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इससे पहले 18 दिसंबर की, तो दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की थी। भीड़ ने पहले पीट पीट करके हत्या कर दी और फिर शव को पेड़ पर लटका करके जला दिया था। इष्ट निंदा के झूठे आरोप में दीपू की हत्या की गई थी। तो दीपू के बाद अमृत मंडल की हत्या को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि उसके ऊपर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। वहीं बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। शेख हसीना ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बेरहमी हो रही है। अल्पसंख्यकों को मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण रहा है। बांग्लादेश के लोग जल्द ही इस उत्पीड़न से आजाद होंगे। शेख हसीना, जिन्हें एक कथित छात्र आंदोलन के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उधर हिंसा के माहौल के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी 17 साल बाद वतन वापसी की है। खबर है कि वो आज छात्र नेता हादी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इससे पहले तारिक रहमान ने बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तारिक रहमान ने कल एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें कहा कि बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है। हम एक सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा सुरक्षित रहे। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। तारिक रहमान, जो कि 17 साल बाद वापस लौटे हैं, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है। दूसरे हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। शेख हसीना भले ही ये कहें कि मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंसा बढ़ चुकी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है और तारिक रहमान से उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन बीएनपी का इतिहास जो है अभी कुछ भी फैसला लेने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भले ही जो अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार है, वो कहती रहे कि जो अमृत मंडल है जिसकी हत्या की गई है पीट पीट के, कि वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड था और वो वसूली करने के लिए आया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या भीड़ को ये इजाज़त मिलती है कि वो किसी भी क्रिमिनल को पीट पीट कर मार डाले? क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कैसी है? क्या वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी या किसी पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता था, जिसके कारण भीड़ ने ही जो है अब वहीं पर अगर कहें तो उसको पीट पीट कर मार डाला? तो ये बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अब 1.5 साल हो चुके हैं। अंतरिम सरकार जो है, यूनुस सरकार को जो जिम्मेदारी मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि उस वक्त जब शेख हसीना सत्ता छोड़कर गई थी, वहाँ पर किस तरह की जो हिंसा अराजकता हुई थी। लेकिन अब ठीक हम लोग वैसे ही देख रहे हैं, 1.5 साल में भी कोई स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहाँ पर पुलिस और कानून व्यवस्था
व्यवस्था कोई दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ पर नेताओं की हत्या हो रही है। उस्मान हादी जो कि खुद इतना क्लोज था यूनुस का, मोहम्मद यूनुस का, उसको भी सुरक्षा नहीं मिली, उसकी हत्या कर दी गई। और अब ये हमने देखा दीपू दास को किस तरह से जो है झूठे आरोपों में उसकी हत्या की गई। और अब ये दूसरी बड़ी घटना है, चाहे आप कितना मर्जी कहते रहे, लेकिन अभी भी हालात जो हैं बांग्लादेश के वो कहीं ना कहीं हम अराजकता की तरफ दिखाई दे रहे हैं। एनआरकी जैसी व्यवस्था वहाँ पर है, हिंसा वहाँ पर हो रही है, माइनॉरिटीज़ को कोई सुरक्षा नहीं है। अब ये बीएनपी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान आए हैं, हालांकि इनका स्वागत जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इनके सामने, क्योंकि पार्टी तो अब है नहीं, शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको पहले ही यूनुस सरकार ने बैन कर दिया है, तो एक तरह से ये भी कंगारू चुनावी होंगे जैसे कि सजा दी गई थी। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल नीरज, यहाँ तो लेसर डेविल वाला मामला है, क्योंकि बीएनपी का इतिहास भी भारत विरोध कर रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें तो क्या ही की जाएं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।